कौन है मनीष तिवारी? मैं ये नहीं कह रही हूं जो विदेश जा रहा है, आपकी तो खुद की सांसद गई हुई है और वो वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ पुरजोर तरीके से बोल रही है और आपके नेता यहां बैठकर कह रहे हैं ये फेलियर था। मुझे कई बार लगता है नेताओं को शर्म नहीं आती इस तरह के बयान देते हुए। इस बीजेपी वाले से पूछो, अगर नहीं था तो खंडन कर दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आपने क्यों भेजा अपनी सांसद को? आप बोलते नहीं जाएंगी। बीजेपी वाले से पूछो, आपको बोलना चाहिए था हमारी सांसद नहीं जाएंगी। नहीं, अगर क्यों भेजा उन्हें? खंडन करे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अरे मोदी जी नहीं, मोदी जी को खंडन करना चाहिए कि नहीं, ट्रंप ने मीडिएशन नहीं हो चुके, खंडन हो चुका, और कैसे खंडन करे? घर पे चिट्ठी भेजें। नहीं, मेरा तो सवाल सीधा है। नहीं, एक सेकंड। इस बीजेपी वाले विक्रम जी, इस बीजेपी वाले जी पूछो, विक्रम जी, ये देश में कितना 26 लोगों को कितनी बेरहमी मारा गया और ये उदाहरण दे रहे 47 का। विक्रम जी, आप मुझे बस ये बताइए, आपके नेता जो घर बैठकर बोल रहे हैं ये फेलियर है, उन्होंने अपनी सांसद को क्यों भेजा है? क्यों भेजा आपने अपनी सांसद को डेलीगेशन का हिस्सा बनाकर? अरे तो सबने कहा कि हम साथ हैं। अच्छा, सबने कहा हम साथ दे तो आपको लगा हम पीछे ना रह जाए, तो इसीलिए हमने साथ में भेज दिया। लेकिन घर में बैठकर हम बोले जाएंगे ऑपरेशन फेलियर है। अरे अपनी खुद की सांसद की बात को आप कैसे कमजोर करेंगे जब वो वहां रखेंगी अपनी बात? अरे आप सुनो ना, किसने क्यों चीज फायर किया? फेलियर इसलिए चीज फायर क्यों किया जब हमारी सेना पाकिस्तान की नाभी के अंदर वार करने वाली थी, उस टाइम इन्होंने सीज फायर कराया। सर, मुझे ये नहीं बोलना है कि आपके जो नेता हैं संजय राउत, मुझे नहीं बोलना है, मैं नहीं जानती, मेरे दर्शक जानते हैं वो हिट नेता है या फ्लॉप नेता है, वो अपने आप तय करें मेरे दर्शक। अरे लेकिन वो बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप है, फेलियर है, मेरे दर्शक तय करेंगे। मुझे पता है आपके नेता जिस तरह के उलझुल बयान देते हैं, वो अपने पार्टी की सांसद को तो भेजते हैं, लेकिन ऐसे बयान देते। मैं तो इसलिए आज डंके की चोट पर कहती हूं कि आप लोग ओवैसी साहब से सीखिए। वो यहाँ पर मुद्दों पर लेकर जैसे भी राजनीति करें, वहां बाहर यहां से बैठकर आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जरा सिखाइए वारिस साहब इन्हें। मुझे शर्म आ रही है इस तरह के बयानों पर। आपके मुंह में दही हर्षवर्धन जी के पास नहीं सर, इसका कोई भी पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है और हिंदुस्तान भुगत चुका है और देख चुका है पाकिस्तान के अत्याचार। हम 26/11 देख चुके हैं, पुलवामा देख चुके हैं, अभी इतना बड़ा इन लोगों ने दरिंदगी की हद पार कर दी कि आकर पहलगाम के अंदर बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर, मजहब पूछकर उनके बीवी बच्चों के सामने गोली मार देते हो आप। नहीं, अरे और ये दरिंदगी की हद पार कर दी, इसके लिए तो पाकिस्तान ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? आज मैं ये खुलकर पूछ रही हूँ वारिस साहब। आतंकवादी को शरण देता है तब दुनिया की भी आंख खुलेगी अभी ना कि किस तरह से पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है और भारत के खिलाफ इस तरह की षड्यंत्र रचता है। तो पाकिस्तान की पोल खोलना विश्व के सामने बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है। डेलीगेशन जो गया है, हमको यकीन है पूरी कामयाबी। और फराज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बोलूं, सब दुनिया को पता चल रहा है। आज जब उन्होंने बोला है, सुनिए, सबको पता चल रहा है पाकिस्तान की क्या। ओवैसी साहब ने यह भी बोला, हर्षवर्धन जी, कि तुर्की जैसे देश ये समझ लें कि धर्म के नाम पर आप पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकते हैं। मैं आज ये पूछ रही हूं, प्रधानमंत्री ने, हर्षवर्धन जी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। उन्होंने ये कहा कि हमने 1947 में पीओके को लेकर सरदार पटेल की बात क्यों नहीं मानी। आज जो लोग सवाल उठाते हैं वो जरा अपने गिरेबान में झांकें, इतिहास भी तो देखें। हर्षवर्धन जी जरा बताइए हमारे दर्शकों। देखिए सुचेता, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि भारत के मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाने की कोशिश इस देश के फ्रॉड सेकुलर करते हैं। सही बात। खुद मुसलमान ये कह रहा है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा। यस। और जब ये बात मुसलमान स्वीकार कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कह रहा है कि वो आतंकवादी मुसलमान थे, लेकिन सारे मुसलमान उससे नहीं जुड़ते। लेकिन जब ये फ्रॉड सेकुलर पार्टियां या ऐसी राजनीति करने वाले नेता उसमें घालमेल करते हैं, कहते हैं कि ये बात क्यों कर रहे हो, यानी सच छिपाने की जब कोशिश करते हैं तो वो देश के मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये खतरनाक है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इस फ्रॉड सेकुलरिज्म के खिलाफ हम सबको बोलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल भारत की राजनीति होगी, उनका अपना तरीका है, उनकी अपनी सोच है और उस सोच पर वो लड़ते हैं। लेकिन जब भारत की बात आई तो उस डेलीगेशन में जाने के बाद नहीं, क्योंकि जाने के बाद तो कोई भी कुछ भी बात बोलेगा। डेलीगेशन में जाने से पहले जब कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा कोई डेलीगेशन सरकार भेज रही है, ओवैसी जी का बयान लगातार भारत की सरकार की, भारत की सेनाओं की उसी बात को आगे बढ़ा रहा।
जिस वक्त कांग्रेस के नेता, दूसरे सारे नेता ये बात कह रहे थे, कोई कह रहा था पाकिस्तान की बात मान लो अगर वो कह रहा है आतंकवादी हमला नहीं किया, कांग्रेस के नेता थे। कोई कह रहा है कि शांति की बात करो, क्यों युद्ध करना है। कोई कह रहा था और तो और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था। अब ये सारी बातें कहते यहां तक चलो ठीक था। उसके बाद क्या किया, प्रधानमंत्री का सर कटा हुआ चित्र बनाया, बाद में कहा हमने ये तो कपड़े बनाए थे, किस समय में, जब देश युद्ध काल में। फिर क्या किया, उसके बाद ढेर सारे मीम बनाए, फिर श्रृंखला यहां तक गई कि अरे नरेंद्र ऐसा कह के कितना गंदा सा मीम बनाया, इंदिरा जी का ये देश बहुत सम्मान करता है, बावजूद इसके कि वो तानाशाह हो गई थी, बावजूद इसके कि उन्होंने आपातकाल लगाया था, बावजूद इसके कि इस देश में हर व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली थी, बावजूद इसके कि मीसा ऐसा लगाया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कि लालू जी को अपनी बिटिया का नाम मीसा रखना पड़ गया। बावजूद इसके इस देश ने उन्हें क्यों सम्मान दिया, क्योंकि 1971 में देश के शौर्य के समय वो नेता थी, तब वो नेता थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और जो कह रहे हैं भारत पाकिस्तान बना क्यों, किसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर बना, अगर हिंदू मुसलमान के आधार पर देश बटा तो कौन उस वक्त सत्ता में, उससे आगे अगर जाएं तो यूनाइटेड नेशंस में इस मसले को कौन लेकर गया। आज चिल्ला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कर दी। सबसे पहले देश के इस संवेदनशील मुद्दे को मध्यस्थता के लिए कौन ले गया, नेहरू जी लेकर गए थे यूनाइटेड नेशंस। क्यों नहीं लेकर वापस आ पाए, 1947 से लेकर लगातार ऐसे अवसर मिलते रहे, क्यों नहीं लेकर आ पाए। और बिल्कुल देश चाहता है, देश के मन में इच्छा भी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोस्ट की तो देश को एक झटका लगा, निराशा हुई, लेकिन हमें ये पता है कि पीओके आज नहीं तो कल हम वापस लेकर आएंगे। ये लिमिटेड ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में हमने सफलता हासिल की है और दुनिया जानती है कि जब दुनिया के सारे देश पाकिस्तान को पीछे से एक तरह से कहेंगे उसके पीछे खड़े थे या उसको पुश कर रहे थे, तुर्की, चाइना और अमेरिका का हथियार था, तब भी हमने सबको एकदम पीट दिया। और मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, गधे की तरह पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने पीटा है। गधे को पीड़ा हो रही तो ठीक है, गधे के किन समर्थकों को हो रही है, ये ज्यादा चिंता की बात है। देखिए ये हर्षवर्धन जी, मैं हमेशा कहती हूँ आपकी बातों से एक बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव मिलता है। आज जब आप ये बात कह रहे हैं, मैं फराज किदवई साहब से पूछूंगी। फराज किदवई साहब, देखिए विपक्ष एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आप ओवैसी वाली सियासत करना चाह रहे हैं या संजय राउत वाली सियासत करना चाह रहे हैं, ये आप तय करेंगे। कौन सी सियासत करना चाहते हैं और कौन सा संदेश देना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, संजय राउत कहते हैं, आप उनके साथ हैं। सुचारिता जी, मैं आपकी डिबेट्स में और तमाम जो डिस्कशंस होते हैं उसमें हमने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं समाजवादी पार्टी का, कि आतंकवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, पीएम नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी है, और हमने हमेशा बोला कि आप आगे बढ़िए और आतंकवाद का फन कुचलिए। अब यहाँ पर जो डिस्कशंस हुए उसमें इतना ज्यादा डिस्कशन हो चुका है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, आपने बहुत दिनों बाद मुझे बुलाया। पहला मैं